वेबसाइट बिल्ड करते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान आप रखते हैं? अगर मुझे किसी की वेबसाइट बनानी है तो मुझे उससे एक तो क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक अच्छी वेबसाइट और एक नॉर्मल वेबसाइट में क्या फ़र्क है? कि सर सबसे पहले तो वेबसाइट बनाते वक्त हम जो क्लाइंट है उससे हम पहले उनकी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स लेते कि उनको बेसिकली किस टॉपिक पे उनको वेबसाइट बनवाना है। और सर क्या था क्वेश्चन? Yes, Devyani, tell us about yourself. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, Aditya, sir. I would like to introduce myself. I am Devyani Pardeshi. I live in Nasik Road and I live in a joint family. There are 11 members in my family. They are my grandparents, uncle, auntie, parents, and cousins. I have completed graduation in naturopathy and yogic science, and I am currently pursuing digital marketing course at STAENZ Academy. Okay, and Devyani, I can see in your skills and experiences you have written website building, web analytics, and all these other modules also, you know? Yes. So which is your favorite one? सर मेरा फेवरेट तो वैसे वेबसाइट बिल्डिंग और एसईओ है, और जैसे गूगल टैग मैनेजर भी है. Okay. So वेबसाइट बिल्ड करते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान आप रखते हैं कि अगर मुझे किसी की वेबसाइट बनानी है तो मुझे उससे एक तो क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और एक अच्छी वेबसाइट और एक नॉर्मल वेबसाइट में क्या फ़र्क है? कि सर सबसे पहले तो वेबसाइट बनाते वक्त हम जो क्लाइंट है उससे हम पहले उनकी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स लेते कि उनको बेसिकली किस टॉपिक पे उनको वेबसाइट बनवाना है. और वेबसाइट बनाते वक्त सबसे पहले तो ब्रांड कलर्स भी हम देखते हैं कि उनका ब्रांडिंग कलर्स अगर होगा तो करते हैं, या फिर हम हमारे चॉइस से या फिर क्लाइंट के चॉइस से भी ले सकते हैं. और सर क्या था क्वेश्चन? नहीं, दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम किसी की वेबसाइट बना रहे हैं तो एक अच्छी वेबसाइट और एक उतनी अच्छी नहीं है, ये दोनों में क्या फ़र्क होता है? वो कौन सा डिफरेंशिएटर होता है? सर अच्छी वेबसाइट में हम जो हमारे एसईओ पॉइंट्स होते हैं उसको भी कवर कर सकते हैं, या फिर हमारे डिज़ाइनिंग पार्ट होता है, कंटेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसमें, इमेजेस है, ये है. हम वेबसाइट पे ज़्यादा करके हम रियल इमेजेस डाल सकते हैं. ये अच्छी वेबसाइट हो सकती है. और एक बुरी वेबसाइट के एंगल से देखा तो फिर हम कंटेंट कॉपीड कंटेंट हो सकता है, और डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है, कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं है, तो ऐसी वेबसाइट्स. तो जो मार्केट में 5,000 रुपीज़ में वेबसाइट बना के दे देंगे, ये वाले से आप कितना रिलेट कर पाती हैं खुद को और कैसे देखती हैं उस चीज़ को? मार्केट में जो 5,000 वाला वेबसाइट है यूजुअली तो ज़्यादा करके अगर ऐसे बहुत फास्टली और कम चीप में अगर कोई वेबसाइट बिल्डअप करके दे रहा है तो नेचुरली कि वो टेम्पलेट से यूज़ करते हैं और उनका एसईओ भी अच्छा नहीं होता है. जब हम अच्छी वेबसाइट बनाते हैं या फिर हाई रेट की बनाते हैं तो उसके पीछे हमारा मेन एफर्ट्स होता है कि हम स्टार्टिंग से खुद से बिल्डअप करें वेबसाइट, और हमारे कंटेंट पहले से ही अच्छे हो उसमें. ओके, सो devyanirajput.com, ये जो वेबसाइट आपने बनाई हुई है, ये कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ किया या कोड करके बनाया? वर्डप्रेस से बनाया आपने. वर्डप्रेस क्यों यूज़ किया आपने? क्योंकि मैं वर्डप्रेस से बहुत फ्रेंडली हूँ इसलिए. So tell me 2 problems or cons of using WordPress. 2 problems using. Why one should avoid WordPress? जैसे WordPress easy है, friendly हैं आप, उसके साथ यूज़र फ्रेंडली भी है वो, ये सब तो अच्छी बातें हैं. लेकिन अगर मार्केट में
आपको कोई क्लाइंट मिला और उसने बोला कि मुझे वर्डप्रेस पे नहीं बनवानी है साइट, क्या रीजंस हो सकते हैं उसके ऐसे बोलने के? शायद उसके रीजन सर ऐसे हो सकते कि उन्हें जो हमारे प्लगइन्स इनबिल्ड होते हैं तो उनके हिसाब से ही करना होता है। मैंने हमारे रिलेटिव थे उनका देखा था कि वो ज्वेलरी वेबसाइट का उनका ज्वेलरी का वेबसाइट था, तो मैंने उनसे ऐसे क्वेश्चन किया था कि आप HTML में क्यों बनवा रहे हो, वर्डप्रेस में क्यों नहीं? तो फिर उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि जो उसके वूकॉमर्स के कुछ है जहाँ हमें दिखाना है कि ऐड कैसे करना है प्रोडक्ट और उसका नेम वगैरह, तो वो चीज़ें वो कॉमर्स में वर्डप्रेस में अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो HTML में कर रहे हैं। तो एक एक्सपीरियंस ऐसा था। ओके, एंड इफ यू क्रिएटेड वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस, तो आपको अगर हेड में कोड डालना होता है, यू यूज अ प्लगइन। यस, व्हिच प्लगइन? हेडर फुटर कोड मैनेजर। हेडर फुटर कोड मैनेजर आप Yes. यूज करते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेडर फुटर कोड मैनेजर एंड गूगल टैग मैनेजर? हेडर फुटर कोड मैनेजर सर हमारे प्लगइन है जिसमें हम हमारे कोड्स या फिर कोई टैग्स हम उसमें कोड्स डाल सकते हैं तुरंत या फिर ऐड स्निपेट करके। और गूगल टैग मैनेजर में हम ऐसे है कि वहाँ गूगल टैग मैनेजर से हमें 2 कोड्स मिलते हैं जो अगर हम एक ही बार हमारे वेबसाइट पे ऐड कर दे तो उसके बाद हम सिर्फ उतना ही कोड ऐड कर सकते हैं। बाद में जो भी हमें कुछ एक्स्ट्रा टैग्स ऐड करने हैं, फेसबुक पिक्सल हो गया, फिर हमारे एनालिटिकल्स, गूगल सर्च कंसोल का, उसके कोड्स हम गूगल टैग मैनेजर में ऐड कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारे वेबसाइट पे भी लोड नहीं आता है। तो जैसे मान लीजिए मुझे फेसबुक का पिक्सल ऐड करना है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग मेरी मेहनत तो दोनों जगह सेम ही है, चाहे मैं कोड को जाके गूगल टैग मैनेजर में इंसर्ट करूं, चाहे मैं गूगल को उस पर्टिकुलर कोड को जाके HFCM में डालूं, है ना? मेरी मेहनत तो और मेरा टाइम तो उतना ही जा रहा है। हाँ, पर सर उसका एक बेनिफिट है कि गूगल टैग मैनेजर के जो 2 कोड्स है उसकी वजह से हमारे वेबसाइट पे आने वाला जो लोड है वो कम होता है कि हम 2 ही कोड्स हमारे वेबसाइट पे होते हैं और बाकी जो हमारे आने वाले कोड्स है जिसकी वजह से हमारी पेज लोड ज़्यादा बढ़ सकता है, तो वो एक कम हो जाता है। लेकिन पिक्सल का जो कोड है जो आप इवन गूगल टैग मैनेजर के अंदर ऐड कर रहे हैं, ये फाइनली रन तो होने वाला है आपकी वेबसाइट के पेज लोड पे ही, है ना? तो जब हमारी वेबसाइट पे चाहे वो कोड HFCM से हो, चाहे वो कोड गूगल टैग मैनेजर से हो, वो एग्जीक्यूट तो करेगा ही, तो ही वो फंक्शन करेगा अपना। तो एग्जीक्यूशन तो कहीं नहीं जा रहा, तो फिर ये लोड का कम होना वाला चक्कर कैसा है? एंड व्हाई यू थिंक कि हम लोग, विच वन यू सपोर्ट बाय द वे, HFCM या गूगल टैग मैनेजर? गूगल टैग मैनेजर को मैं मतलब अगर हमें कोड इनबिल्ट डालना है वेबसाइट में तो HFCM भी सही है, पर अगर आप बात करें तो पिक्सेल्स की या फिर बहुत सारे कोड्स की, तो फिर मैं प्रेफर करूंगी कि आप गूगल टैग मैनेजर का एक कोड वेबसाइट पे डाल के बाकी कोड्स गूगल टैग मैनेजर पे, क्योंकि हमारे इंटीग्रेशंस अच्छे हैं। गूगल टैग मैनेजर तो अच्छा गूगल है। टैग मैनेजर का इस्तेमाल क्या सिर्फ किसी कोड को और किसी टैग को रन करने में है, या फिर कोई और ऐसे बेनिफिट्स हैं जो HFCM से नहीं मिलते हैं आपको? कोड डालना तो हम लोग समझ गए, है ना? बट कोड डालने के अलावा कोई और बेनिफिट्स जो हमें गूगल टैग मैनेजर प्रोवाइड करता है मगर HFCM नहीं करता? गूगल टैग मैनेजर हमें इनबिल्ट इंटीग्रेशन देता है। जैसे वहाँ पे अगर हम सर्च करते गूगल एनालिटिकल्स तो वहाँ पे पहले से ही उनके इंटीग्रेशंस अवेलेबल होते हैं। और अगर हम हेडर फुटर कोड मैनेजर की बात करें तो वहाँ पे हमें एड्स रिपीट करके फिर हम पर्टिकुलर नेम देना होगा, उसके बाद फिर से कोड ऐसे कर सकते हैं। Okay. Any other benefit? Have you used variables in Google Tag Manager? वेरिएबल्स नो सर। Variables, trigger, action. यस सर, ट्रिगर यूज किया है। ट्रिगर यूज किया है, तो किसी बटन पे क्लिक किया तो ये पर्टिकुलर टैग फायर हो जाना चाहिए, जी ये हम कर सकते हैं? यस सर, गूगल टैग मैनेजर में कर सकते हैं, HFCM में नहीं। ऑलराइट, यस। यस देवयानी, आपने मेंशन किया वेबसाइट बिल्डिंग और अपने वर्डप्रेस में वेबसाइट भी बिल्ड किए, तो मुझे कौन से भी 2 पेज बिल्डर बताइए जहाँ से हम वेबसाइट बना सकते हैं। पेज बिल्डर एलिमेंटर और हमारा सर रिकॉल नहीं हो रहा है। ओके, वेबसाइट में आपने फ्री थीम यूज़ की थी या फिर पेड थीम यूज़ की है? फ्री।
ओके, आपने कभी पेड थीम यूज़ की है? नो सर। ओके, वेबसाइट में मुझे बताइए, अगर समझो मुझे फॉर्म क्रिएट करना है, कौन से भी 2 प्लगइन बताइए जो अच्छे हैं। मैंने यूजुअली WP और फॉर्मिनेटर भी किया है, और एक फ्लुएंट फॉर्म है वो। ओके, क्या मैं फॉर्मिनेटर का डाटा गूगल शीट में ले सकता हूँ और कैसे लेंगे? फॉर्मिनेटर का डाटा नहीं आइडिया सर। वेबसाइट में मुझे बताइए, वर्डप्रेस में कौन सा परमालिंक स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है? परमानेंट परमालिंक स्ट्रक्चर। पोस्ट नेम। ओके, वर्डप्रेस में टूल्स सेक्शन में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं? टूल्स में सर विजेट्स का आता है। और नहीं आता है। और अपीयरेंस में क्या क्या आते हैं? अपीयरेंस में थीम्स आती है, और सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। अपीयरेंस की थीम्स आता है, बस उसमें थीम्स टूल यूज़ किया है। सो थीम और प्लगइन में फ़र्क क्या है? थीम सर वो हमारे पूरे वर्डप्रेस का थीम होता है, और प्लगइन्स हम उसमें बहुत सारे प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। उसमें वो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे Themes एक होते हैं, थीम बहुत सारे भी तो हैं। थीम बहुत है, पर एक वेबसाइट पे एक ही थीम यूज़ कर सकते हैं। एक वेबसाइट पे एक थीम हाँ, यूज़ कर और सकते प्लगइन्स कितने भी। हैं। तो मेरी वेबसाइट पे अगर 5 थीम्स हैं तो रह सकती हैं या फिर नहीं? नो सर। मतलब एक बार में एक एक्टिव रह सकती है। हाँ। सो से मैंने अगर वेबसाइट बना ली है, फाइनली आई वांट पीपल टू विजिट माय साइट, है ना? मुझे बताइए कि ऑर्गेनिकली विदाउट रनिंग एड्स हाउ यू विल ब्रिंग ट्रैफिक टू माय वेबसाइट? सबसे पहले ऑर्गेनिकली हम SEO हमारे वेबसाइट में ध्यान देंगे कि हमारे कीवर्ड्स को ज़्यादा करके फोकस करेंगे। हमारे जो पेज है उस पर हम एक ही कुछ कीवर्ड फोकस रखें जो हमारे पेजेस में रिपीट हो। उसके बाद हमारा पेज लोडिंग स्पीड भी कम होना चाहिए, और हमारे कंटेंट रिलेवेंट भी होना चाहिए कि अगर कोई सर्च कर रहा है तो हमारा कंटेंट भी उनके यूज़ में आना चाहिए। ओके, तो एक तो आपने एसईओ किया, एसईओ के अलावा कुछ और कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए? ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए सर हम सोशल मीडिया, या फिर हम इंस्टाग्राम एड्स नहीं, विदाउट एड्स तो फिर हम इंस्टाग्राम के रील्स कर सकते हैं, और फिर फेसबुक पे हम पोस्ट या ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो वेबसाइट की ट्रैफिक को लेकर के उसके एंगल से अगर देखा जाए तो विच इज़ बेटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब? बोथ आर बेटर सर, यूट्यूब भी और रील्स भी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हम कंटेंट रील्स में बनाते हैं तो आजकल रील्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है कि लोग ज़्यादा करके रील्स देखते हैं। बट क्या वो लोग वेबसाइट पे आएंगे या फिर वो रील्स देख के नेक्स्ट वाले स्वाइप कर जाएंगे? कंटेंट अच्छा रहा तो सर वेबसाइट पे आएंगे, अगर नहीं रहा। इंस्टाग्राम से वेबसाइट पे ट्रैफिक लेने के क्या क्या तरीके हैं, कहाँ कहाँ पे वेबसाइट आप डाल सकते हैं? इंस्टाग्राम के तरीके हम हमारे बायो में भी कर सकते हैं, या फिर हमारे एड्स में भी हम, सॉरी रील्स में भी हम कंटेंट में बता सकते हैं कि यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, या फिर हम बटन्स भी, पर वो ऐड में आएंगे। ओके, सो अगर मान लीजिए देवयानी आप का ये रिज्यूमे है ना, एंड यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ। मेरे पास जो जॉब ओपनिंग है वो एक डिजिटल मार्केटर के पोजीशन के लिए है, और इंटरव्यू में हमारे पास हैं 20 लोग लाइन अप। व्हाई आई शुड हायर यू? टेल मी 4 रीजंस व्हाई आई शुड हायर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो इंटरव्यू के लिए मैं जो हायर करने के लिए मैं आऊँगी, तो फिर उसका फर्स्ट रीज़न रहेगा कि मुझ में उतने स्किल्स है, या फिर उतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मार्केट में जो चीज़ चलानी है, जो ट्रेंडिंग है या फिर कुछ भी है, तो फिर हम उसे कैप्चर कर सकते हैं, या फिर मैं अपडेटेड रहती हूँ कि कंटेंट क्या चल रहा है मार्केट में, या फिर और एक रीजन ये आप दे रही हैं, और 3 बताइए। सर मैं मेरे काम को लेके बहुत कॉन्फिडेंट भी रहती हूँ, और मैं मेरे काम कंप्लीट
करना ये बहुत सोचती हूँ कि मैं काम कंप्लीट करके ही ये करूँ, मतलब जो भी मेरा काम रहेगा मैं उसको पहले फिनिश करूँ, इसके बाद ही फिर मैं थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ, ये भी मेरा है। और उसके बाद मेरे प्रैक्टिस और जो हमारा स्टडी है वो भी मेरा प्रैक्टिस अच्छा रहता है कि मैं जो हमारा काम रहेगा या फिर जो भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। ओके ओके, अपने 2 वीकनेस बताइए मुझे। हर इंसान में कोई ना कोई वीकनेस होते हैं। वीकनेस मेरा है कि मैं ज़्यादा लोगों के सामने इतना नहीं बोल पाती, और मेरा ऐसे कि मुझे सिंपली वर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें समझ आती, पर अगर कोई मुझे बहुत कंफ्यूजन कर देगा तो फिर मैं और कंफ्यूज होते जाती हूँ। सो रिसेंटली कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो और आपने उसको पूरा कंप्लीट किया? कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज हुई है कि यू टुक समथिंग एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आपने कंप्लीट किया? घर के भी चीज़ें हो सकती हैं, काम भी हो सकता है, कोई भी चीज़। सर अभी रिसेंटली मेरे घर का ही प्रोजेक्ट्स रहते हैं, हमारे कैंप्स चलते हैं, तो फिर मुझे डेट्स दी जाती है कि आपको इस डेट्स तक आपको स्टूडेंट्स ये करने हैं या फिर बैच में एडमिशन्स लेना, हमारे कैंप्स होते हैं। तो उस टाइम पे मैं रिसेंटली करती हूँ कि वो अभी मैं काम करती हूँ कि कॉलिंग, हैंडलिंग, कस्टमर से बात करना, तो उनको कैसे डाइवर्ट करना है या फिर उनकी लीड्स कैसे लेनी है, उनको कन्वर्ट कैसे करना है, वो मैं अच्छे से करके फिर वो मैं कैंप्स अरेंज करती हूँ। तो इसके लिए आप लीड कैसे जनरेट करते हैं? अभी फ़िलहाल जैसे मैंने फ़ेसबुक सीखा है, तो फ़ेसबुक से फिर मैं लीड्स ऐड चलाती हूँ, और उससे जो कॉलिंग्स आती है तो फिर मैं और मेरे साथ एक लड़की है, वो हम साथ में काम करके कॉलिंग्स हैंडल करते हैं। तो मीटा बिजनेस सूट के अंदर का लीड सेक्शन जो है वो आपने यूज़ किया है? हाँ सर। सो वहाँ पे यू हैव अ लिटिल CRM टाइप ऑफ थिंग, तो उसके अंदर लीड और प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं उनके स्टेटस को चेंज करना है ना, लीड को वहाँ पे मैनेज करना, कौन से स्टेज पे है वो स्टेजिंग करना, ये काम किया है आपने मेटा बिजनेस सूट के अंदर? सर फिलहाल तो अभी जो एड्स मैं रन करती हूँ वो हम सिटीज़ के हिसाब से, मैं ओनली महाराष्ट्र में, और जैसे लीड्स आती है फिर मैं ज़्यादा करके पर कॉस्ट पर लीड्स देखती हूँ क्योंकि बजट का हिसाब से होता है, ऐसे करके फिर मैं रन करती हूँ। तो जो ऐड चलाने के बाद लीड आए उसको आप किस फॉर्मेट में आपके पास मिलते हैं, कैसे आप डाउनलोड करते हैं या कैसे? यस सर, मैं इसमें एक्सेल में डाउनलोड करती हूँ और वहाँ से फिर कॉलिंग्स करती हैव यू ट्राइड एनी CRM? हूँ। नो सर। HubSpot CRM? नो सर। यस आई दिस। यस देवयानी, अपने गूगल सर्च कंसोल में मेंशन किए। गूगल सर्च कंसोल में मुझे बताइए परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्या क्या मिलते हैं आपको, क्या KPIs मिलते हैं आपको? परफॉर्मेंस रिपोर्ट में हम हमारे पेजेस के क्रॉलिंग्स कितने हुए वो देख सकते हैं, और इंडेक्सिंग, नो इंडेक्सिंग भी देख सकते हैं, कितने इंडेक्सिंग हुए। क्या हम पोजीशन देख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट इस कीवर्ड पे कौन से पे नंबर पे रैंक कर रहा है? नो सर। मुझे बताइए व्हाट इज़ गूगल डिसअलाउ टूल, क्या यूज़ करता है इसका? गूगल डिसअलाउ टूल। डिसअलाउ टूल, हम robot.txt फाइल में हम डिसअलाउ ये करते हैं कि हमारे जो बॉट्स है उसको क्रोलिंग ना हो, तो हम तब बोल सकते हैं कि पेजेस डिसअलाउ करके हम उस क्रोलिंग ना हो बॉट को। ओके, वेबसाइट बिल्डिंग में मुझे बताइए कि SSL के लिए कौन सा प्लगइन यूज़ किया है आपने? वेबसाइट बिल्डिंग में SSL के लिए कि उससे SSL रीडायरेक्ट होना चाहिए, ऐसा कौन सा प्लगइन यूज़ किया है आपने? SSL हम कैनोनिकल कर सकते। वो तो पूरा डिफरेंट हो गया। नो सर, नहीं यूज़ किया। ओके, कौन कौन से थीम यूज़ किए आपने अभी तक? कौन से भी 2 थीम के नाम बताइए। मैंने एक्स्ट्रा यूज़ किया है और DV मैंने पढ़ा है पर यूज़ नहीं किया। सो
Devyani, how do you see yourself in like 2-3 years down the line? After 2-3 years, how do you see yourself? वैसे तो अभी मेरा फ्यूचर में डिजिटल मार्केटर में देखती हूँ और 2 या 3 साल के बाद मैं सोचती हूँ कि मैं एक अच्छी डिजिटल मार्केटर कैपेबल बनूँ या फिर जिसमें कंपनी के लिए काम करूँ या वहाँ पे मैं अच्छे से काम कर पाऊँ और मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ. और अभी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस पोजीशन के लिए? अभी फिलहाल इस पोजीशन के लिए मेरे एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग तो फिर जैसे मार्केट रेट है 20,000 के आसपास. यस. ओके. और ये नेगोशिएबल है या फिर फिक्स्ड है? नेगोशिएबल सर, फिक्स्ड. ऑलराइट. सो दिव्यानी, अभी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करना और उस स्ट्रैटेजी के अंदर A/B टेस्टिंग इम्प्लीमेंट करना. आपने किसी भी अपने मार्केटिंग एफर्ट में अभी तक A/B टेस्टिंग इम्प्लीमेंट की है? सर मैंने A/B टेस्टिंग तो फेसबुक एड्स में किया था. बस मैंने वो A/B टेस्टिंग एक चीज़ है तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए. तो मैंने A/B टेस्टिंग एक कैंपेन में यूज़ किया था कि 2 अलग अलग कैंपेन डिज़ाइन किए थे. बाकी लोकेशंस वगैरह सेम थे, बस कैंपेन डिज़ाइंस अलग था. एक हिंदी में था, एक इंग्लिश में था. तो उस टाइम मैंने यूज़ किया था. तो A/B टेस्टिंग के बाद आपको जो रिजल्ट मिला उससे क्या समझ में आया? कौन सा बेटर लगा? सबसे ज़्यादा लोग प्रिफर कर रहे थे हिंदी इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा करके जो फील्ड के लिए ऐड चलाया था उस फील्ड से लोग ज़्यादा इंग्लिश के लिए नहीं कर रहे थे, ज़्यादा करके हिंदी के लिए कैंपेन्स के लिए ये गया था हाई. Okay. और एक एवरेज आपको अभी लीड का कॉस्ट कितना आता है? एवरेज कॉस्ट मेरा 25 to 36. दैट इज योर एवरेज कॉस्ट फॉर Yes. वन लीड. वन लीड. राइट. एंड ये मार्केट स्टैंडर्ड और एवरेज से ऊपर है या नीचे है आपके कैटेगरी में? मेरे कैटेगरी में 25 के आसपास ठीक है. अगर कभी कभी लीड एट 6 रुपीज़ भी चलता है तो फिर तब लगता है कि 25 ज़्यादा है. Okay. और 6 रुपीज़ में जो लीड आया उनकी क्वालिटी ठीक थी? हाँ सर. सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग थिंग्स? अपडेटेड जैसे मैं रेगुलर इंस्टाग्राम पे भी रहती हूँ, फेसबुक एड्स भी मैं फेसबुक में भी मेरा कंटिन्यू काम होता है. तो फिर मैं जैसे हमारे चेंजेस होते हैं फेसबुक में, जब हम रेगुलर एड्स चलाते तब भी वहाँ पे चेंजेस दिखते हैं. और उसके बाद में गूगल पे है. और फिर मैं केस स्टडीज़ भी अभी पढ़ रही हूँ अपडेटेड रखने के लिए. या फिर कोई भी चीज़ अपडेट होती है फ़ोन में जो हम यूज़ कर रहे हैं ऐप्स, तो फिर उस चीज़ को पढ़ना भी कि किस वजह से अपडेट हुआ, क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये भी देख. इंडिया के मुझे आप 2 से 3 बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के नाम बता सकते हैं? सर मुझे स्टेंज एकेडमी. हम तो एकेडमी है. यस. ओके. अब जैसे मैं देख सकता हूँ कि आपका एजुकेशन चला एंड देन आपने विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगिक साइंसेज अमरावती. यस सर. तो आप अमरावती गई थी इसके लिए पढ़ने? कैसे? एग्जाम्स के लिए सिर्फ. एग्जाम्स के लिए जाना Yes. होता था. Okay. और बेसिकली आप कहाँ से हैं? नासिक से. नासिक से ही Yes. प्रॉपर. तो नासिक जो लोग बाहर के हैं जो नासिक से नहीं हैं, उनको अगर आप बताइएगा कि नासिक में 3 चीज़ें ऐसी जिसके लिए विजिट करना चाहिए, नासिक कौन सी है? नासिक में नेचर एनवायरनमेंट अच्छा है. और नासिक के जो लोग हैं वो थोड़े सिंपली है, मीन्स बहुत ओवर भी नहीं है, थोड़ी नॉर्मल है कि कैजुअली इंसान आके कुछ भी मतलब अगर कोई न्यू इंसान है तो फिर उसको हेल्प कर सकते हैं. हेल्पिंग नेचर भी है नासिक में. और फूड भी अच्छा है नासिक में. ओके. ठीक है ना दिव्यानी. एनी अदर क्वेश्चन फॉर अस? नो सर. So now it is feedback time. Here you are, in terms of preparation, you are very good. मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा
उनका रिज्यूमे जिस तरीके से प्रिंट होके आया है, एंड यू कैन सी कि काफ़ी अच्छा प्रिंट, कलरफुल रिज्यूमे, डिटेल्ड है बना हुआ. इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव. जिस तरीके से आप रेडी होके आए हो इंटरव्यू के लिए, दैट इज़ रियली गुड. तो जो इम्प्रेशन है वो वहाँ से बिल्टअप होता है. तो ये प्रिपरेशन बहुत अच्छा है. आई नो कि आपने जितने आंसर दिए हैं उनमें जिन चीज़ों को आपने प्रैक्टिकली किया हुआ है उस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट आंसर्स हैं. yes. जिन चीज़ों पे आपने ज़्यादा हाथ नहीं लगाया है उसमें कन्फ्यूजन है. जैसे मैं थोड़ा सा गूगल टैग मैनेजर में एंटर किया तो वहाँ आप कंफ्यूज होने लग गए थे, है ना. तो जो चीज़ें अभी आप मिस किए हो, जैसे आपको बोलना पड़ा कि डीवी मैंने सिर्फ सुना है बट ट्राई नहीं किया है. तो द क्वेश्चन इज कि आपने सिर्फ एस्ट्रा ही यूज़ किया इतने दिन में, है ना. तो ये आपको थोड़ा डिग करना पड़ेगा कि मैं और भी जो ऑप्शंस हैं उसको ट्राई करूं. अगर हम लोग देखें गूगल ने इतना बड़ा टूल बनाया है तो आखिर चीज़ें तो बेटर होंगी ना. HFCM इज़ अ वेरी स्मॉल प्लगइन, राइट. सो उसको हम लोग थोड़ा और डिग करें. लेकिन ये सब प्रॉब्लम कम है इसके सामने कि आप इन छोटे प्रॉब्लम्स का प्रेशर बहुत बड़ा ले रहे हो. आप जो हो थोड़े नर्वस हो गए थे, हुए थे ना. उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा कि कोई नर्वस होने की चीज़ नहीं है. मैं समझ सकता हूँ कि व्हेन यू प्रिपेयर रियली वेल देन यू फील मोर नर्वस, है ना. मैं अगर बहुत अच्छी फिल्म बना रहा हूँ तो मैं ज़्यादा नर्वस रहूँगा रिलीज़ के टाइम पे. और मैंने अगर बकवास ही बनाई है तो मुझे पता है मेरे तो बकवास है, जो भी आ जाएगी एक्स्ट्रा ही आएगी. लेकिन आप अपने प्रिपरेशन का इतना लोड मत ले लो कि वो आपके एक्चुअल डिलीवरी पे इम्पैक्ट करे. ठीक है. प्रिपेयर होना बहुत अच्छी चीज़ है बट रिलैक्स भी रहो. सो इंटरव्यू में जब हम गए, इट इज़ जस्ट, आप यू कैन सी कि इट इज़ जस्ट अ कॉन्वर्सेशन. लेकिन जो प्रिपरेशन का बोझ है ना वो इतना तगड़ा हो गया कि आपने अपना इंट्रो प्रिपेयर किया, इतना प्रिपेयर किया कि यहाँ पे आके थोड़ा कंफ्यूज कर गया. नहीं सर, वो प्रिपेयर नहीं था, बस ऐसे था, पर वो मिस्टेक हो गया. नहीं, पर ठीक है, नॉर्मल. आप अपने ही बारे में बता रहे. सो थोड़ा सा इसके ऊपर काम करेंगे. प्रेशर लेने की बहुत बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. हम लोगों ने तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू किए हैं एंड यू आर रियली गुड. आप बस उसके ऊपर थोड़ा काम करो कि हम डीप में जाएं कंटेंट वाइज. एंड जिस चीज़ पे आपने ज़्यादा काम किया है उस चीज़ पे आप कॉन्फिडेंट हो, है ना. जब मैं उसमें डिग कर रहा था तो आप कॉन्फिडेंट थे, वो कॉन्फिडेंस हिल नहीं रहा था. लेकिन हम तब परेशान हो जाते हैं जब हमें ऐसी चीज़ों के बारे में पूछने लगे लोग जो हमने कम किया है. सो स्पेंड मोर टाइम ऑन दीज थिंग्स. बाकी अदरवाइज इट इज़ गोइंग वेरी गुड. जस्ट कीप स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन प्लेटफॉर्म्स, है ना. तो वेबसाइट भी अगर हम बनाएंगे तो हम 2-3 वेबसाइट और बना देंगे. जब हम सोशल मीडिया में जा रहे हैं तो हम रील्स, और हम ये भी सोचें कि ओके यूट्यूब में मुझे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालने को मिल रहा है, मुझे प्रोफाइल पे भी लिंक डालने को मिल रहा है. मैं खुद कहाँ पे के लिंक ज़्यादा क्लिक करती हूँ. क्या मैं इंस्टाग्राम पे सच में रील्स देखने के बाद जाती हूँ, बायो में जाती हूँ और जाकर के उसके प्रोफाइल पे क्लिक करती हूँ क्या? अगर मैं नहीं करती तो बाकी लोग भी कम ही करते होंगे ना. सो ये हम लोगों को रिलेट करना थोड़ा ज़रूरी है. यस देवयानी, जैसे मैंने वेबसाइट बिल्डिंग में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे टूल में क्या क्या ऑप्शन है, अपीयरेंस में क्या क्या ऑप्शन है. सो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे. ओके. सो ये जो ऑप्शंस है ये आप ध्यान से देखिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. वेबसाइट आपने एक बनाई होगी और लोकल उस पर और ट्राई करिए और 2-3 वेबसाइट क्रिएट करिए. इसमें कौन सा ऑप्शन रहता है, उसमें कौन सा ऑप्शन रहता है, ये ट्राई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और एक्सप्लोर करिए. ओके. तो आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी और आप ज़्यादा उस पर यूज टू हो जाएंगे. ओके. बाकी रेज्यूमे तो एकदम सही था आपका. सिर्फ आप जब ब्रांड का नाम लिखोगे, जैसे स्टेन्स पूरा कैपिटल में, तो पूरा कैपिटल में लिखना. अगली बार से ब्रांड का नाम जैसे वो लिखते वैसे ही आप भी लिखना. ओके. बाकी सब सही है. हाँ, वो आप बस वो नर्वस होने वाले पे काम करो, है ना. कि वो मैं नर्वस क्यों हो जाती हूँ या क्यों होती हूँ. दैट आई थिंक वन वे टू फिक्स इट इज़ हैव अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन. आप तो नॉर्मली इतना नर्वस नहीं होते. मैं तो क्लास में देखता हूँ
नहीं सर होते, पर उस टाइम पे कैसा था, प्रैक्टिस में सब याद होता है। हाँ। यहाँ पे चीज ऐसी थी कि बहुत सारा आएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, वो डर था कि क्या आ जाएगा। हाँ। but ठीक है, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, जस्ट इन पे वर्कआउट करो कि ये अपना सही रहें। डरने की कोई चीज़ होती नहीं। इंटरव्यू में आप जब जाइएगा तो सामने वाले की भी नीड उतनी ही है, और आप तो प्रिपेयर होके आ रहे हो, है ना? तो आपने जिस चीज़ पे काम किया उसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। यस। तो डरने का बस आप सॉर्ट कर लो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? यस, थैंक यू सर। ऑल राइट दिव्यानी।